आज से अपन चालू करने वाले हैं नया लेसन लेसन नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। उसमें का फर्स्ट टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट। अब जनरली जब अपन बात करते हैं कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में, तो अपन ये बोलते हैं कि आज का वेदर कैसा है। आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत हो रही है, आज बहुत बारिश गिरी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस की अपन अगर बात करेंगे तो वो हो गया वेदर। क्या बोला है, बराबर ध्यान में रखो कि अगर अपन पर्टिकुलर प्लेस पे स्पेसिफिक टाइम पे जो अगर कोई बात करेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में, तो वो हो गया वेदर। मग समजा आपण दिवसाचं याच्याबद्दल सांगितलं की आज गरमी आहे, आज थंडी आहे, आज सर्दी भरपूर आहे. सर्दी म्हणजे थोडंफार म्हणजेच थंड बहुत आहे. तर अशा सगळ्या या गोष्टी येतात वेदरमध्ये. पण लॉंग टर्म काय आहे, म्हणजे समजा आपण म्हटलं की आपण आपल्या अकोल्याबद्दल विचार केला कि अकोला कैसा है, अकोले का क्लाइमेट कैसा है. अब क्या वर्ड आ गया, क्लाइमेट. अकोले का आज का वेदर कैसा है. आज के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे वेदर वर्ड लगेगा, क्योंकि अपन पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे अकोले में 3-4 दिन से वेदर कैसा चल रहा है. क्या हो गया, टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम आ गया. 3-4 दिन से अकोला में क्या चालू है, कैसा वेदर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है. तो एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे अपन उसको, एक समय पे एक ठराविक जगह पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में अपन कुछ बोल रहे होंगे तो वो गया वेदर. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अपन ने यूज़ किया कि अकोले का क्लाइमेट कैसा रहता है, तो अकोला इज वेरी हॉट. अकोला कैसा है, हॉट है. म्हणजे तुम्ही असं म्हटलं की आपण अकोल्याबद्दल विचार केला की आजची कंडिशन कशी आहे, तर आज ठीक ठीक टेम्परेचर आहे. पण अकोला कसा असतो 12ही महिने, तर अकोला हा उष्ण जिल्ह्यांमध्ये अकोल्याचा समावेश होतो. मग एका ठराविक वेळेकरता, ठराविक स्पेस करता, टाइम करता, लोकेशन करता जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा ते झालं वेदर. आणि लॉन्ग टर्म जेव्हा आपण विचार करू की पूर्ण आपण हिस्ट्री पाहू तेव्हा त्याला म्हणू आपण क्लाइमेट. ऐसा लगता कि आपको वेदर और क्लाइमेट समझाऊंगा. वेदर माने क्या कि ठराविक जगह पे, यानी आज के बारे में बोलना, या 3-4 दिन से बोल रहा है, या हफ्ते भर से बात करना, तो हो गया वेदर. क्लाइमेट क्या है कि हिस्ट्री क्या है अकोले की, यानी कोई भी शहर की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, तो उसकी पूरी पढ़ाई करके उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन मेंटेन किया या बताया गया, मेंशन किया, तो उसको बोलेंगे अपन क्लाइमेट. तो वेदर और क्लाइमेट में ये फ़र्क है, ये बात ध्यान में रखना. फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिपीट. वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बोलना एक स्पेसिफिक टाइम पे, टाइम की बात कर रहा. हाँ, तो हो गया वेदर. एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बोलना लॉन्ग टर्म सब बातें सोच के, यानी एटमॉस्फेयर की प्रीडोमिनेंट कंडीशन देखना, उसके बारे में बताना, वो हो गया क्लाइमेट. तो वेदर और क्लाइमेट ये दो अलग अलग वर्ड्स है, एक बात ध्यान में रखना. अब आ गए अपन वेदर की डेफिनेशन के ऊपर. एटमॉस्फेरिक कंडीशन at a specific time at a particular place are referred to as weather. मैंने आपको पहले बताया है किसके बारे में बता रहे हैं अपन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में. एट ए स्पेसिफिक टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू एज वेदर. ये वेदर की डेफिनेशन है, इसको बराबर लर्न करके रखना.
एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड अपॉन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ फैक्टर। जो चार्ट दिया है आपको वो चार्ट एक बार देख लो। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है, जो चार्ट दिया है वो चार्ट बराबर देख लो। अब वो चार्ट है क्या? नहीं, वो तो चार्ट नहीं है, वो तो फैक्टर्स है जिसको बताया गया है कि फैक्टर कैसे देखे जाते हैं। तो बीच में क्या दिया है उसमें? वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है। फैक्टर्स कितने दिए अपने को? 7 फैक्टर्स मेंशन देयर वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब ये 2 मिनट में ये तुम्हारे पूरे क्लाइमेटिक फैक्टर वेदर रिलेटेड ये तुम्हारे लर्न हो जाएंगे। अब कैसे? तो सबसे पहले ध्यान में रखना विजिबिलिटी, एंड कितनी विजिबिलिटी है। आपण पाहतो जेव्हा धुकं पडते, जब स्मोक रहता है तो सामने का अपने को दिखता नहीं है। लेकिन अगर पूरा क्लियर एटमॉस्फेयर रहा, धूप काला है, तो अपने को विजिबिलिटी अच्छी रहती है। ये हो गया विजिबिलिटी। तो फर्स्ट नंबर पे विजिबिलिटी ध्यान में रखना। क्या देख रहे हैं अपन? वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेदर रिलेटेड और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पहला क्या है? विजिबिलिटी। अब मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? चार्ट्स, CHARTS। अब चार्ट्स का स्पेलिंग आपको आता है CHARTS। बस C स्टैंड फॉर क्लाउड, H स्टैंड फॉर ह्यूमिडिटी, A स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, R स्टैंड फॉर रेनफॉल, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड S स्टैंड फॉर सनलाइट। आप सब बच्चों ने नोट्स आपके पास होंगी, तो ये बराबर लिख लो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। क्या देख रहे हैं अपन? वेदर रिलेटेड और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्या ध्यान में रखना पहले? कि पहले ध्यान में रखना विजिबिलिटी, बाद में किसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना? चार्ट्स का, CHARTS। C स्टैंड फॉर क्लाउड, S स्टैंड फॉर ह्यूमिडिटी, A स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, R स्टैंड फॉर रेनफॉल, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, S स्टैंड फॉर सनलाइट। क्लाउड, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट। ये आप कैसा भी लिखो माने ऐसे जरूरी नहीं है कि जो किताब में दिए है जो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ऐसा जरूरी रहता नहीं है। लेकिन जब आप वर्कशीट में लिखेंगे वेदर रिलेटेड और क्लाइमेटिक फैक्टर, तो आपको ये सब बिना देख के लिखने का है। आई होप कि आपका भी लर्न हो चुका होगा। फिर से अपन आ गए वेदर के डेफिनेशन पे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए specific time at a particular place are referred to as weather. Atmospheric condition depends upon a variety of factors. We frequently express our opinion about the weather by making statements like today is too cold or it is hot today. मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर अपन पर्टिकुलर टाइम पे बता रहे कि आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्म है, तो हो गया वेदर। टुडे इट इज़ टू कोल्ड और इट इज़ हॉट टुडे, तो ये स्टेटमेंट अपन यूज कर रहे, तो वहाँ पे वेदर वर्ड लगता है, यानी अपन वेदर के बारे में बोल रहे हैं। वेदर डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग कंडीशन ऑफ द एयर। वेदर डिपेंड करता कि प्रीवेलिंग कंडीशन ऑफ द एयर, यानी प्रिवेल कंडीशन ऑफ द एयर। प्रिवेल का मतलब होता है सुपीरियर। तो जो कंडीशन है एयर की उसके बारे में, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर।
The climate of a particular region is the average of daily reading of various weather related parameters recorded for several years. अब क्लाइमेट क्या आ गया? ये पर्टिकुलर रीजन का एवरेज आ गया ऑफ डेली रीडिंग ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर recorded for several years. Climate of a particular region is the average of daily reading of various weather related parameter recorded for several years. कोई बच्चा है तो उसके बारे में अजूम कैसे करते हैं कि ये होशियार है, ये मीडियम है, ये डल है, तो एक दो आंसर देने के बाद में वो तुरंत होशियार होता क्या? नहीं. एक दो आंसर उसके गलत हो गए तो तुरंत तो डल हो गया क्या? नहीं. एक आंसर आया, एक आंसर नहीं आया तो वो मीडियम हो गया क्या? ऐसा भी नहीं रहता. तो उसका देखा जाता है एवरेज परसेंटेज कि उसको अभी तक कैसे परसेंटेज मिले हैं, उसको अभी तक उसने कैसा कैसा एग्जाम में रिस्पॉन्स दिया है. तो जो अपन एवरेज की बात करते हैं फिर उसमें बोला जाता है कि ये बच्चा होशियार है, मीडियम है या डल है. तो जब अपन एवरेज निकालते हैं कोई भी इसके चीज का, वैसा भी जब अपन डेली का रीडिंग लिखते हैं, जब एनवायरनमेंट के बारे में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में जब अपन रोज के रोज का रीडिंग लिखते हैं और बाद में उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो हो गया फिर क्लाइमेट. एक बात ध्यान में रखना कि रोज के रोज का हिसाब रखना, एवरेज निकालना डेली रीडिंग का वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों से, तो वो हो गया क्लाइमेट. Hence, climate is a long-term predominant condition of the atmosphere. डॉमिनंट म्हणजे वर्चस्व, म्हणजे कसं कोणत्या गोष्टीचं वर्चस्व होतं ॲटमॉस्फिअरवर ते झालं क्लायमॅट. क्लायमॅट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर. तो क्लाइमेट की डेफिनेशन आपको द क्लाइमेट से लेके एटमॉस्फियर तक ध्यान में रखने का है. कौन सी? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ क्लाइमेट के बारे में. क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर. हेंस क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर. अब ये पूरा जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें अपने फैक्टर देखे, उसमें अपने वेदर माने क्या, क्लाइमेट माने क्या, ये समझने का ट्राई किया. तो एक बात ध्यान में रखना, रोज के रोज अगर किसके बारे में अपन एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बोल रहे तो वो हो गया वेदर. और वही शॉर्ट टर्म में अगर अपन ने डेली का रीडिंग लिखा, डेली अलग अलग पैरामीटर जो रहते हैं वेदर रिलेटेड उनका अपन ने रीडिंग लिखा और बाद में अपन ने उसका एवरेज निकाला, तो वो हो गया क्लाइमेट. पूरे साल भर का बताएंगे कि अकोला कैसा रहता तो हो गया क्लाइमेट. आज के बारे में बात करेंगे कि अकोला कैसा है तो हो गया वेदर. आई होप कि तुमको ये समझ में आ रहा है. नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस इन वेदर. क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली. जो क्लाइमेट रहता है वो कभी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है. आता क्लायमेट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, ॲव्हरेज काढलाय आपण वेदर रिलेटेड पॅरामीटरचा, तर हा एकदा काढल्यानंतर तो वारंवार बदलत नाही. क्लायमेट डज नॉट चेंज कंटिन्युअसली. क्लायमेट इज दॅट विच रिमेन कॉन्स्टंट इन अ पर्टिक्युलर रिजन फॉर अ लॉंग ड्युरेशन. क्लायमेट इज दॅट, क्लायमेट अशी गोष्ट असते की हा कॉन्स्टंट राहतो एका पर्टिक्युलर रिजनमध्ये बराच अवधी करता. क्लाइमेट ऐसी चीज़ रहती है जो पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट रहती है बहुत समय के लिए. Thus we see that weather is related to a specific location and specific time, where climate is related to longer duration and larger area. क्या बोला है बराबर देख लो. वेदर माने क्या कि ये रिलेट करता है स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक टाइम का.
वेदर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक टाइम, लेकिन क्लाइमेट रिलेट करता है लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया. चेंजेस इन वेदर मे ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड जो वेदर में चेंजेस रहेंगे, एक दिन के लिए बारिश गिर गई, फिर से गर्मी चालू हो गई, तो एक ऐसा रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन. लेकिन वेदर whereas changes in climate takes place slowly over a much long duration. लेकिन जो क्लाइमेट में अगर कुछ चेंजेस होते होंगे तो बहुत स्लोली होंगे और बहुत समय के बाद होंगे, और ए मच लॉन्ग ड्यूरेशन. एक बार फिर से ये पूरा पैराग्राफ बराबर समझ लो क्या बोल रहा हो. तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा कंटिन्यूसली. क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रीजन में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा. फिर क्या हो गया उसमें, मतलब does we see that weather is related to specific location and specific time. Weather is related to specific location and specific time. Weather climate is related to longer duration and larger area. जो चेंजेस रहेंगे वेदर के वो आ सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में. चेंजेस इन वेदर मे ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, whereas changes in the climate takes place slowly over a much long duration. लेकिन जो क्लाइमेट में चेंजेस होंगे वो स्लोली होंगे और बहुत लंबे समय के बाद होंगे, over a much long duration. Climate plays a very important role in our day-to-day life. रोजच्या जीवनामध्ये क्लायमॅट हा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. याचा प्रभाव पडतो. प्रभाव शब्द कोणता, इन्फ्लुएन्स. इट इन्फ्लुएन्स अवर बेसिक नीड. जे आपल्या मूलभूत गरजा आहे त्याच्यावर त्याचा प्रभाव पडतो. लाईक फूड, क्लोथिंग अँड शेल्टर ॲज वेल ॲज अवर ऑक्युपेशन. जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसे ही अपन खाना खाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही घर में रहते हैं, और वही प्रकार के जॉब वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं. तो क्लाइमेट बेसिक नीड में बहुत इन्फ्लुएंस करता है. Climate is especially important for an agrarian countries like India. अब क्लाइमेट जो एग्रेरियन कंट्रीज है जैसे अपना भारत, उसमें बहुत महत्व की भूमिका बजाता है. अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये एंगेज है एग्रीकल्चरल फील्ड में. एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में इंडिया के नियर अबाउट 60% पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चर या उसके संबंधित व्यवसाय में जॉब कर रहे हैं, ऑक्युपेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उससे अपना घर चला रहे हैं. आपण मराठीत म्हणतो ना, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि मेन व्यवसाय क्या है अपना, तो मेन व्यवसाय अपना खेती ही है. क्लाइमेट is especially important for an agrarian countries like India. Various climatic factors like direction and speed of wind, temperature, atmospheric pressure, etc. are considered during construction of runway, seaport, huge bridges and skyscraper, etc. अब ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर है जो अपन ने ऊपर देखे हैं उसमें डायरेक्शन नहीं है. Direction and speed of wind, temperature, atmospheric pressure are considered during construction of runway. अब ये जो वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर रहते हैं, डायरेक्शन है या हवा कहाँ से चल रही है,
टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो अपन जब कंस्ट्रक्शन करते हैं रनवे, तो उसमें बहुत महत्व की भूमिका बजाते हैं। अब रनवे माने क्या, आपको एक जो फोटो आया है उससे आपको समझ में आएगा रनवे माने क्या। कि विमान जब उड़ने के लिए जब चलता है या उतरने के लिए जब लैंडिंग होता है, तो जो स्पेस रहती है, जो रास्ता रहता है, उसको अपन रनवे बोलते हैं। जहाँ से वो छलांग लेता है या नीचे आता है, तो उसको अपन रनवे बोलते हैं। सी पोर्ट, सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह माने क्या, जैसा अपना एयरपोर्ट रहता, तो वहाँ पे बाकी कंट्री से या बाकी जिले के लोग वहाँ पे आते हैं। तो एक ठराविक जगह रहती है, जैसे अपना स्टेशन है, एक ठराविक जगह है। वैसे ही सी पोर्ट रहता है कि समुंदर के अंदर ही कुछ वैसे पोर्ट बनाए रहते हैं कि वहाँ पे सामान की आने जाने की व्यवस्था रहती है। या कोई भी इंसान अगर उसको दूसरे देश में जाने का है या दूसरे गांव में जाने का है, तो पोर्ट तैयार करते हैं। तो हो गया सी पोर्ट। जैसे समुद्र के अंदर का रास्ता या उसके रुकने की जगह, तो उसको लेंगे अपन सी पोर्ट। तो सी पोर्ट तैयार करते समय भी क्लाइमेटिक फैक्टर का ध्यान में रखा जाता है। उसी तरह से एकदम ह्यूज बिल्डिंग, सॉरी हाँ, ह्यूज ब्रिजेस। अब ह्यूज ब्रिजेस माने क्या कि इतना बड़ा एकदम अपन पुल तैयार कर रहे हैं समुद्र के अंदर या नदी के अंदर या कहीं पे भी। तो डायरेक्शन ऑफ विंड या उसकी स्पीड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अभी मुंबई में वो सीलिंग तैयार हुआ है, तो उसमें भी ये सब बातें ध्यान में रखना पड़ता है। एंड जब ह्यूज ब्रिजेस तैयार करते हैं, जब पुल तैयार करते हैं बड़े बड़े से, तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर ध्यान में रखना पड़ता है। उसी तरह से स्काई क्रैपर, स्काई क्रैपर माने क्या कि ऊंची से ऊंची बिल्डिंग, यानी 4 फ्लोर 5 फ्लोर ऐसे नहीं। वो अपन जैसे समझो अपार्टमेंट है, 8 फ्लोर का है, 9 फ्लोर का है, तो उसमें इतना क्लाइमेटिक फैक्टर या डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। 8-9 फ्लोर तक का बराबर है, हाँ। लेकिन आपको 40 फ्लोर बनाने का है, 50 फ्लोर बनाने का है, एकदम ह्यूज बिल्डिंग बनाने की है, तो उसमें ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। कौन से डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट्सेट्रा, ये सब के फोटो रनवे, सी पोर्ट, ह्यूज ब्रिज, स्काई क्रैपर के इसलिए बताया कि आपको जल्दी समझ में आने चाहिए। ओके, तो अपना था ये सेकंड टॉपिक, चेंजेस इन वेदर। एक बार पढ़ लो। यही पेज पे एक क्वेश्चन का आंसर है, वो लेकिन सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7th A, क्वेश्चन नंबर 7th A, एक्सप्लेन द डिफरेंस वेदर एंड क्लाइमेट। यही पेज पे है, 96 नंबर पेज पे। ये आपने बराबर एक बार ढूंढ लेना, अपना दिमाग लगा के आंसर निकालने का ट्राई करना। मैं रेडीमेड तो दूंगा ही आपको, लेकिन आपने ट्राई करना। आपको आया नहीं आया मेरे को समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस वेदर एंड क्लाइमेट। ये आपने डिफरेंस करने का ट्राई करना। नेक्स्ट एक आपको नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 97 पे एक टॉप में देखो, आपको एक दिखाया है स्पेशल डे। अब उसके बारे में अपन 2 मिनट बात करेंगे। 23rd March is observed as World Meteorological Day एंड 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऐसा बोलते हैं या कहते हैं। अभी मेट्रोलॉजी माने क्या, मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो एक
जो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं वेदर में या क्लाइमेट में, तो उनका इंटर रिलेशनशिप बताना या इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं अपन मेटरोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन पेज नंबर 98 पे एकदम ऊपर में आपको दी है, वो अपन बाद में देखेंगे जब अपन टॉपिक पे आएंगे तब मेट्रोलॉजी के। लेकिन अभी फिर से अपन पेज नंबर 97 स्पेशल डे 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे रहता है। तो मेट्रोलॉजी का मतलब रहता है कि फोरकास्टिंग करना वेदर के बारे में। यानी जैसे अपन देखते हैं एक कि अपन टीवी में जब न्यूज़ सुनते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि कल मुंबई में बहुत बारिश होने वाली है, घर से बाहर निकलने का नहीं। तो किसने बताया? ये वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटर रिलेशनशिप से पढ़ाई की और उन्होंने एक फोरकास्टिंग किया वेदर का। फोरकास्टिंग माने अंदाज बताया कि कल बारिश आ सकती है। अभी एक साइक्लोन आया था, कौन सा मालूम है ना, मुंबई की तरफ जा रहा था, तो बहुत प्रिकॉशन लेने के लिए बताया था। तो किसने बताया था? वही डिपार्टमेंट ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था। तो उसने क्या बताया था कि साइक्लोन आएगा, ये स्पीड से आने वाला है और इतने बजे यहाँ पे टच होगा, उतने बजे वहाँ पे टच होगा। उन्होंने बोला था कि दोपहर को 1 बजे तक मुंबई के पास में आके वो धड़क जाएगा। लेकिन वो गया रायगढ़ की तरफ या अलीबाग की तरफ, तो जो मुंबई को स्ट्रोक पहुंचने वाला था वो उधर थोड़ा सामने गया। तो ये क्या किया था उन्होंने एक अंदाज बताया था कि ऐसा हो सकता है, उसकी स्पीड भी कम हो सकती है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, और ये इतने स्पीड से आएगा, इतने स्पीड से ये टकराएंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुंबई के लिए, और वो गया रायगढ़ में, अलीबाग में गया और वहाँ पे बहुत हानि पहुँच गई। तो उन्होंने ऐसा परफेक्ट बता सकती क्या? नहीं, लेकिन एक फोरकास्टिंग बताया। फोरकास्टिंग माने क्या? एक अंदाज बताया, लेकिन वो उसी तरह से उसके अंदाज 99% करेक्ट होते हैं। तूफान आया, साइक्लोन आया, कुछ ना कुछ हानि पहुंच के चले गया। तो उसका फोरकास्टिंग करना, वेदर के बारे में फोरकास्टिंग करना, तो उसको बोलते हैं अपन मेट्रोलॉजी। फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, तो उसको बोलेंगे आपण मेट्रोलॉजी. आपण समजा असं म्हटलं की उद्या दिवस कसा राहणार आहे, उद्या भरपूर पाऊस पडू शकतो, तर काय केला तुम्ही? अंदाज लावला. आपण वेगळ्या घटना पाहतो आणि काहीतरी अंदाज बांधतो, बरोबर का नाही? त्या असाच निसर्गाच्या बाबतीत कोणता अंदाज मानणे, त्याला म्हणतो आपण मेट्रोलॉजी. हे एक सायन्स आहे. त्या सायन्सचा याच्यामध्ये भरपूर मोठं एक व्याप्ती आहे. ते तुम्हाला नंतर माहीत पडेलच, पुढच्या पेजवर पूर्ण ते मेट्रोलॉजीबद्दलच तुम्हाला दिलेलं आहे. तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करो, प्रिपेयर चार्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, और इसका एक चार्ट बनाओ और लोगों के लिए जागरूकता कैसे बनेगी उसके बारे में बताओ. तो अभी के लिए रफली इतना ध्यान में रखो, फोरकास्टिंग ऑफ वेदर माने मेट्रोलॉजी. फोरकास्टिंग ऑफ वेदर मीन्स मेट्रोलॉजी. फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि वेदर के बारे में, मैं क्लाइमेट नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, एक बार बराबर ध्यान में रखना, वेदर के बारे में अंदाज बताना, उसको बोलेंगे अपन मेट्रोलॉजी. फोरकास्टिंग ऑफ वेदर मीन्स मेट्रोलॉजी. तो ये बराबर ध्यान में रखना. अगला टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड.
बहुत बड़ा है, 6 पॉइंट्स है, ये अपनी वीडियो में नहीं आएंगे वो। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है।